हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। मैं आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। आखिरकार इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हमने पिछले दो टॉपिक में ये पढ़ा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है और हमें इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट बिफोर यू वेंचर इनटू इन्वेस्टमेंट इट इज़ गुड टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ों के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। पहला क्या है, देखिए, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। तो रिस्क और रिटर्न जो है वो दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जितना ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए होगा उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर इज द रिटर्न। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एफडी वगैरह में रिटर्न बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं होता है, वहाँ पे 0% रिस्क होता है। और मैंने आपको बताया था कि इक्विटी में जो है वो बहुत हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत होता है, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स्ड इनकम इज अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल अमाउंट। इट इज रिलेटिवली risky. However, you have the risk of losing money when you adjust the return for inflation. Example, a fixed deposit which gives you 9% when the inflation is 10% means you are net losing 1% annum. Fixed income investment is best suited for ultra risk adverse investor. देखिए, दूसरे पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं फिक्स्ड इनकम में, वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचाने के लिए, जो भी अमाउंट है आपके पास, अगर उस अमाउंट को आपको बिना लॉस किए आपको पैसा कमाना है, पैसा रिटर्न बनाना है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है कि फिर आप जो एफडी में रुपया डाले हुए हैं, वो आपका रुपया लॉस ना हो, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, ठीक है। और वो रिस्की भी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वहां पे एक चीज होता है कि आप मनी लॉस कर सकते हो। आप मनी कैसे लॉस कर सकते हो? क्योंकि कभी कभी आपका जो, मान लो कि आपको जो फिक्स डिपॉजिट है वो 9% मिल रहा है, ठीक है। आपको अपने अमाउंट पे 9% मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो आपका इन्फ्लेशन है वो 10% है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि चीजों की वैल्यू, तो चीजों की वैल्यू वो 10% से ज्यादा, मतलब 10% बढ़ गए, मतलब कम हो गई। अगर आप ये समझ के चलें, मान लीजिए कि पहले कोई चीज 100 रुपए में मिलता था, तो अब वो 110 रुपए में मिलने लगा। तो चीज तो वही है, लेकिन उसका दाम बढ़ गया है। क्योंकि उसका दाम बढ़ गया है, तो हमारा जो पैसा है वो, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कम चीजों को अफोर्ड कर सकता है। मतलब उसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा कम हो गया, पैसे पैसे की वैल्यू कम हो गई। आप बस इतना समझ के चलो। इन्फ्लेशन का मतलब कि महंगाई, महंगाई वगैरह। तो हमारे 10% इन्फ्लेशन है और 9% रिटर्न है। तो हम जितना भी कमाएंगे वो 1% हमें पहले से कम होगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर चुकी है। तो हमारा पैसे का वैल्यू 1% गिर जाता है। तो ये जो चीज है, हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, आपको फिर टाइम के साथ सब चीज समझ में आएगा। बट फिर भी अगर इसमें भी डाउट हो तो पूछ लेना आप कमेंट में, मैं कुछ और चीज ट्राई करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। जैसे मैंने महंगाई के बारे में बताया कि कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है, तो आपका पैसा तो उतना ही जमा था। मान लो कि आपके पास 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, इसमें आपने 9% आपको रिटर्न मिला, तो कितना रुपया हो गया? 109 रुपया हो गया, ठीक है। 109 रुपया हुआ, यहाँ पे देखो आप समझ जाओगे, ठीक है। 109 रुपया हुआ। अब मान लो कि पहले आपको जो तेल है वो 1 लीटर आपको मिलता था 100 रुपए में, और इन्फ्लेशन कितना है? 10%, मतलब क्या, महंगाई 10% बढ़ गया। तो 100 रुपए में 10%, 10 रुपया हो गया। तो अब आपको तेल मिल रहा है 110 रुपए में। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे मेरे मेरे कर्सर को देखो, 10 रुपए में, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि पहले 100 रुपए में तेल मिल रहा था और अब मिल रहा है 110 में, ठीक है। और हमें रिटर्न कितना मिला? हमें तो कमाई 9 रुपया ही हुआ, हमारा रिटर्न तो 9 रुपया ही हुआ। तो अगर देखा जाए तो हम इस 100 रुपए के मुकाबले में हमें 1 रुपया लॉस हुआ है, यहाँ देखो। क्योंकि महंगाई 110 रुपया और हमारा इनकम जो है वो 109 रुपया है, ठीक है। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे? 1 रुपए का लॉस है। ये लॉस है। तो इसी तरीके से लॉस कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन में, अगर देखा जाए तो। बट फिर भी अगर डाउट है तो पूछ लेना। मीन्स यू आर नेट लॉसिंग 1%। ये जो मैं आपको समझा चुका हूँ, रिस्क और रिस्क
और रिटर्न जो है वो साथ साथ चलते हैं। हायर अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा। दूसरा क्या, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में हम रिटर्न हम लोग को मिलता है अच्छा, मतलब फिक्स रिटर्न मिलता है, रिस्क वगैरह कम होता है। और बाकी जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वगैरह वाला पॉइंट है वो समझा चुका हूँ मैं। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इज ए ग्रेट ऑप्शन। जो हम लोग इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर वगैरह जो खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ग्रेट ऑप्शन है। इट इज नोन टू बीट द इन्फ्लेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, ये महंगाई को पीछे छोड़ सकता है। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ेगी उससे ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है ये, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं इसमें। हिस्टोरिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज जनरेटेड रिटर्न क्लोज टू 14 to 15%। और हिस्टोरिकली पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि जो इक्विटी है वो 14 से लेकर 15% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। और इन्फ्लेशन कितना है, 10% है, और इक्विटी कितना रिटर्न जनरेट किया है हिस्टोरिकली, 14 to 15%। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 4 to 5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है अगर देखा जाए तो। इन्फ्लेशन के मुकाबले 4 to 5% हम लोग का पैसा जो है वो बढ़ेगा। 4 to 5% हम लोगों का जो कैपिटल अमाउंट है उस पे वो इंक्रीज होगा अगर देखा जाए तो, अगर महंगाई के साथ कंपैरिजन करते हैं तब। However, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी रिस्की, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की हो सकता है। शेयर वगैरह जो आप खरीदते हो वो बहुत रिस्की हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, चौथा ऑप्शन क्या है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लार्ज आउटले ऑफ कैश एंड कैन नॉट बी डन विद स्मॉलर अमाउंट। तो जो लोग छोटे इन्वेस्टर है जिनके पास 1 लाख 2 लाख है वो तो जमीन नहीं खरीद सकते। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा रुपए चाहिए होता है, करोड़ में रुपए चाहिए होता है, 20 लाख 30 लाख। तो हम अगर कोई रियल एस्टेट अगर कोई जमीन खरीदना चाहें, अपार्टमेंट खरीदना चाहें, तो बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते, तो वो कैसे खरीदेंगे। और लिक्विडिटी इज अनदर इशू विद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और लिक्विडिटी का मतलब है कि खरीद बिक्री करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम इजीली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लिक्विडिटी का मतलब है इजीली ट्रांजेक्शन, किसी चीज को इजीली बाय और सेल करना, ठीक है, इजीली। ठीक है, क्या करना, इजीली बाय और सेल करना, इजीली। तो यू कैन नॉट बाय और सेल वेन एवर यू वॉन्ट, वेरी गुड। जब हम चाहेंगे तो हम उसको सेल नहीं कर सकते, मतलब जब आप चाहिएगा कभी भी उसको बाय सेल नहीं कर सकते हैं, आपको पहले खरीदार ढूंढना पड़ेगा। जब कोई खरीदने वाला होगा तब आप बेचिएगा, और अगर आपको खरीदना होगा तो आपको पहले बेचने वाले को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, फिर बहुत लेंदी प्रोसेस है। यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट बायर और सेलर टू ट्रांजेक्ट विथ यू। आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा एक अच्छे बिक्री करने वाले के साथ, और आपको एक अच्छे खरीदार के साथ। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगर कोई अच्छा रियल एस्टेट वाला आता है आपको बेचने के लिए, अच्छी जगह को बेचने के लिए सस्ते दामों में, तो आप खरीदिएगा। और अगर आपको किसी को बेचना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक जेन्युइन आदमी, एक ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा कर सके, जो आपको पैसा दे उस चीज़ का। और पांचवा क्या है, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड टॉपिक है। मैंने 2 टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और मैं अब धीरे धीरे अपनी स्पीड को भी बढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो रॉ चीज़ों को मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब मैं थोड़ा सा फिल्टर करूंगा वीडियोस को, लेक्चर्स को। तो gold and silvers are known to be relatively safer, but the historical return on such investment has not been very encouraging। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है सेफर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जो हिस्टोरिकल जो रिटर्न है इन इन्वेस्टमेंट पे वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, बहुत कम रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर में भी उतना रिटर्न मिलता नहीं है। तो आई होप कि आपको ये 1.3 टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा की टेक अवेज के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसका जो आगे वाला है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे कमेंट करें अपने डाउट के साथ, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अगर कुछ और भी चीज़ों पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको इंक्वायरी करना है तो आप वो भी भेज सकते हैं। मैं स्पेशल अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ आपके डिजायर टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।